हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं किताब की जिसका नाम है आइंस्टाइन लाइफ एंड टाइम्स बाय रोनाल्ड डब्ल्यू क्लार्क। आइंस्टाइन पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पर कोइंसिडेंटली ये किताब मैंने अपने कॉलेज टाइम में, कॉलेज से पहले बेसिकली स्कूल टाइम में खरीदी थी एक पायरेटेड दुकान से। मतलब नॉर्मली मैं पायरेटेड किताबें बहुत लेता था क्योंकि बहुत सस्ती होती थी। नॉर्मल किताबें जो 500-500 600 रुपए की होती थी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था उस टाइम कॉलेज में, स्कूल में माँ बाप इतना पैसा नहीं देते हैं आपको। तो मैं 50 रुपये 80 रुपये 70 रुपये में जो पायरेटेड किताबें मिलती थी उनको पढ़ता था। पर ये किताब क्योंकि इसका पायरेटेड वर्जन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि पायरेटेड वर्जन बेस्ट सेलर्स का ही अवेलेबल होता था, तो इस किताब को मैंने ओरिजिनल वर्जन खरीदा था जो कि उस टाइम पे आई गेस $12.99 का था। काफ़ी एक्सपेंसिव किताब थी, पर मैंने उसको खरीदा था बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू रीड अबाउट आइंस्टाइन एंड नो अबाउट आइंस्टाइन, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज टू मच इनटू रिलेटिविटी एंड आइंस्टाइन, फेनमैन, रॉजर पेनरोज, स्टीफन हॉकिंस, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवल एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने इसको खरीदा, उसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और इस किताब ने, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये आइंस्टाइन लाइफ एंड टाइम्स है। सो ये किताब है जो मैंने, इसकी शायद एक किताब उसने भी लिखी है, वॉल्टर आइजैक्सन ने भी लिखी है, पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बुक। दिस इज रोनाल्ड डब्ल्यू क्लार्क, उसने ये किताब लिखी। तो इस किताब में जो आइंस्टाइन है उसकी बेसिकली बायोग्राफी लिखी है, इसमें साइंस नहीं दी गई है, पर इसके बावजूद इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोगों को नहीं पता है आइंस्टाइन के बारे में। जैसे कि कैसे उन्होंने अपने कज़न से शादी कर लिया, कैसे उनके लव अफेयर्स थे और किस तरह से वो जर्मनी में सर्वाइव कर रहे थे, किस तरह से वो अमेरिका आए, किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें। कैसे 1905 में इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, कैसे 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और कैसे 1919 में एक पर्टिकुलर टीम गई एक सूर्य ग्रहण को देखने, वहाँ पर आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी वो प्रूफ हुई। बेसिकली अगर आपको पता हो तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला था, कई लोगों को लगता है कि वो रिलेटिविटी के लिए मिला था, पर रिलेटिविटी बेसिकली एक मैथमेटिकल थ्योरी है जिसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। नोबेल प्राइज बेसिकली मिलता है ऐसी चीज़ों के लिए जो प्रूव हो जाती है, और मैथमेटिक्स बेसिकली हाइपोथेटिकल होती है, वो प्रूव नहीं हो सकती। इवन 1 + 1 = 2 आप उसे प्रूव नहीं कर सकते। इट्स अ मैथमेटिकल लॉ, यू कैन नॉट प्रूव इट। सो बेसिकली मैथमेटिक्स में आप देखो तो नोबेल प्राइज नहीं होता है, इसलिए मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली फील्ड्स मेडल होता है जो नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट होता है, और जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है फील्ड्स मेडल। सो आइंस्टाइन बेसिकली अपनी थ्योरीज जो उन्होंने दी थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो प्रूफ हो सके। हालांकि आइंस्टाइन ने एक ऐसी चीज़ बताई थी, उन्होंने ये बताया था कि जैसे आप यूनिवर्स के बारे में, आपको एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ जो जब एक किताब में पढ़ रहा था, उसकी थ्योरीज में पढ़ रहा था, और आइंस्टाइन के बारे में भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहा था एच सी वर्मा से और कुछ और किताबों से। एच सी वर्मा तो खैर बहुत बेसिक किताब थी, पर बहुत सारी अलग किताबों से मैं लगातार इस बारे में पढ़ रहा था। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी उस टाइम पर वो ये थी कि जो यूनिवर्स है, मेरे को हमेशा लगता था कि यूनिवर्स का बिगिनिंग क्या है, यूनिवर्स का एंड क्या है। तो यूनिवर्स का बिगिनिंग और एंड जो है उसके बारे में हमेशा से क्वेश्चन रहा है लोगों के दिमाग में कि कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से अंत होता है उसका। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर आप जो आपने मेंसुरेशन पढ़ा हो तो 10th 12th क्लास में, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सारे जितने भी डिज़ाइंस होते हैं मेंसुरेशन में, उसमें सिर्फ एक सर्किल ही ऐसा होता है 2 डायमेंशनल में जिसका कोई ओपनिंग, उसका कोई एंड और कोई बिगिनिंग नहीं होता है। 3 डायमेंशनल में हम उसको स्फीयर कहते हैं जिसका कोई ओपनिंग, बिगिनिंग और एंड नहीं होता है, जिसमें कोई वर्टिसेस नहीं होती हैं। बेसिकली ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं, रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस होती हैं, लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, तो उसका ओपनिंग एंड तो होता ही नहीं है, मतलब उसका एक एंड होता है, एक बिगिनिंग होता है। सो स्फीयर 3 डायमेंशनल में और सर्किल 2 डायमेंशनल में, और 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल n डायमेंशनल तो उसका कोई नाम है नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई बिगनिंग एंड नहीं है। तो आइंस्टाइन ने भी यही थ्योरी दी थी कि बेसिकली व्हाट हैपेंस, व्हाट इफ आई से दैट द यूनिवर्स इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन द सेंस कि मतलब जो भी nth डायमेंशन में जो चीज़ें चलती हैं वो इस तरह से हैं कि वो सर्किल है, और जो यूनिवर्स का बिगिनिंग है वही यूनिवर्स का एंड है। सो इस चीज़ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कनेक्ट था, क्योंकि ऐसा माना गया था, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी कि अगर लाइट के एक पुंज को आप यूनिवर्स में किसी भी एक पॉइंट पे छोड़ दो और उसे इनफाइनाइट टाइम तक ट्रैवल करने दो, और बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो ट्रैवल करता रहेगा, तो वापस आके वहीं पे रुक जाएगा जहां से वो चला था। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स सर्कुलर है। पर अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए? अब इसका प्रूफ करने का ये तरीका था कि जैसे हम लोग कई बार मानते हैं कि जो लाइट है वो एकदम सीधी ट्रैवल करती है, पर लाइट एक्चुअली सीधी ट्रैवल नहीं करती, लाइट में हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने कैलकुलस पढ़ा हो 11th 12th में बहुत अच्छे से, तो आपको याद होगा कि जब हम कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमें जब पूरे सर्किल का पूरा एरिया कवर जानना होता था, तो हम उसमें से एक रेक्टेंगुलर पीस काटते थे, और हम ये मानते थे कि ऊपर जो सर्किल का बना हुआ है, ऊपर जो सर्किल का पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन मिला हुआ है, उसको हम स्ट्रेट लाइन मानते थे, और उसको हम ट्रायंगल के एरिया के हिसाब से नापते थे, और उसके बाद पूरे सर्किल में मल्टीप्लाई कर देते थे। वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना। सो बेसिकली वही जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि वो इतना छोटा हिस्सा की है कि सर्कुलर का, कि हम उसके एरिया को नेग्लिजिबल मान के स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो इतना कम है
कि हम उसको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। सेम फंडा है कि छोटे अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में आप लाइट को स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए देखते हैं, पर लाइट बेसिकली सर्कुलर ट्रैवल करती है और हल्का सा 0.0024 आर्क का उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो वो डिफ्लेक्शन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, पर उसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो 1919 में रुदरफोर्ड या कुछ ऐसी टीम थी जो लोग गए थे और उन्होंने जाके कुछ फोटोग्राफिक प्लेस ले गए थे और उन्होंने जो सूर्य ग्रहण होता है उसकी रिकॉर्डिंग करी थी। मतलब उसमें उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ये थी कि आप कैमराज नहीं थे उतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट के, तो उनको लगातार प्लेट्स चेंज करनी पड़ती थी जस्ट टू टेक वन फोटो। सो वो बहुत ही हाई एंड मतलब एक्सरे मशीन्स थी, वो प्लेट्स थी, मतलब बेसिक फोटोग्राफिक प्लेट्स थी, एक्सरे मशीन्स नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट्स थी। सो उन फोटोग्राफिक प्लेट्स में बेसिकली उन्होंने जब वो सूर्य की जो रोशनी थी वो जो पास हो रही थी, जब वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो उस रोशनी में एक हल्का सा डिफ्लेक्शन नोट किया और उसके बेसिस पे एक थीसिस तैयार किया। उस थीसिस के बेसिस पे जब ये प्रूव हुआ कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो जब प्रूव हुई तो उसके बाद आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। तो इसलिए आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। तो आइंस्टाइन बेसिकली बहुत ही यंग इंजीनियर था, एक बेसिकली इंजीनियर नहीं था, एक क्लर्क था एक पोस्ट ऑफिस में, और उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चलता था। पर उससे पहले, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने से पहले उसने कुछ ऐसा बड़ा तीर मारा नहीं था। एंड ही वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट, जितना भी इस किताब में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट। और 1905 में उसने एक 25 पेज का एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसका नाम था एनलन डर फिजिक, जर्मन वर्ड है। और वो जो डॉक्यूमेंट था वो फेमस हो गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, और उसमें इन्होंने दिया था E=mc²। उसमें दिया था, जिस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था, किसी एक में दिया था, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उनकी किताब है, जो बुक है, वो बेसिकली बहुत लंबी थ्योरी है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं था कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आइंस्टाइन ने अपने से ही पूरी ईजाद कर दी थी, ऐसा नहीं था। न्यूटन ने, गैलीलियो ने उससे पहले इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हिंट्स दी थी और रिलेटिव मोशन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया था। सो ये सारी चीज़ें मतलब ओवर द ईयर इवॉल्व हुई हैं और आइंस्टाइन ने जाके उन पे एक कंक्लूजन, एक क्लोजर दे दिया था। आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज दी थी वो बहुत ही डेफिनेटिव थ्योरीज थी और उसके रिलेटिव एक और थ्योरी डेवलप हुई थी जो श्रोडिंगर ने डेवलप की थी, वो थी क्वांटम थ्योरी। तो जब आप ये किताबें पढ़ते हैं तो आपको नील्स बोर, श्रोडिंगर, इन सब के बारे में पता चलता है और आपको पता चलता है किस तरह ये लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और किस तरह से ये लोग लगातार कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे थे। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी जिसमें आइंस्टाइन का कॉन्वर्सेशन होता है नील्स बोर के साथ। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री और BBC पे कोई एयर हुई थी, मेरे को लगता नहीं वो मिलेगी, पता नहीं कहीं से मुझे मिल गई थी और मैंने उसको देखा था। एंड आई फेल्ट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज बेस्ड ऑन अ प्ले। एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू साइंस की किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं और किस तरह से यूनिवर्स वर्क करता है, स्पेस कैसे होता है, ब्लैक होल कैसे होता है। मुझे आज भी याद है कि इंडिया में उस टाइम पे कोलकाता में वो आए थे रॉजर पेंरोज, एंड मैंने रॉजर पेंरोज की मतलब लगभग इतनी मोटी मोटी किताबें थी वो सब पढ़ रखी थी ब्लैक होल पे, और रोड टू डार्क साइड ऐसे कुछ करके उनकी किताबें थी, मुझको नाम याद नहीं है अभी, वो पढ़ी हुई है मेरे पास एक पूरे ऊपर बक्से में। और चंद्रशेखर जो इंडिया के साइंटिस्ट थे उनके बारे में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी, और एक मेघना साहा, उनके बारे में काफ़ी किताबें पढ़ी थी। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो इंडिया के एक सत्येंद्रनाथ बोस करके एक साइंटिस्ट थे जिनके साथ मिलकर आइंस्टाइन ने एक कंडेंसेशन इक्वेशन बनाई थी। अगेन दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। सो ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट आदमी थे। बेसिकली ही यूज टू यूज अ लॉट ऑफ हिज माइंड, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाली रहते थे और सोचते रहते थे और उन्होंने ऐसी चीज़ें डेवलप करी। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे वो इतनी सारी चीज़ें सोच पाते थे। मे बी कई लोग ऐसे, जैसे मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि किसी एलियन ने आके उनको सारी चीज़ें बताई है, या उन कोई एक फ्यूचर वर्जन है उसने फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल किया और आइंस्टाइन को सारी चीज़ें बताई। क्योंकि आइंस्टाइन को जो चीज़ें बताई गई थी रिलेटिविटी के बारे में और जो इक्वेशंस उन्होंने दी थी E=mc², उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी और बहुत सारी मिस्ट्रीज सॉल्व कर दी ह्यूमन माइंड की, और जिससे हमने बहुत सारे आगे इन्वेंशंस भी किए। E=mc² बेसिकली फुल इक्वेशन नहीं है, E=mc² के बाद भी प्लस प्लस करके और बाय करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पूरी इक्वेशन तो अब मुझे ऐसे याद नहीं है, बट वो मल्टीप्लाई होती रहती है। एंड E=mc² इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट। और E=mc² का मतलब आपको पता ही होगा कि E= एनर्जी, M = मास एंड C is basically a constant. C is the speed of light, not constant. So it is basically a constant. It is a speed of light basically. So speed of light is constant. Okay. So it is believed that if mass travels at a particular speed in the universe, then it will be converted into energy. That was a basic सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन। सो जो मास है वो बेसिकली कंजर्वेटिव एनर्जी है।
सो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो अगर आप मास को देखो, दुनिया में जितना भी मास है उसके बारे में अगर आप सोचो तो वो साला एक कंजर्वेटिव एनर्जी है, वो एनर्जी के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कभी भी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो। जो सन है बेसिकली वो एक मास का लोथड़ा है जो लगातार एनर्जी में चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन से कार्बन बनता है, कार्बन से कुछ और बनता है, बनते 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 चीज़ें बनती रहती हैं, फिर वो आगे जाके कुछ और बनता है, उसके बाद वो कोलैप्स कर जाता है, उसके बाद वो न्यूरो स्टार बन जाता है। बहुत सारी साइंस, अभी तो मैं काफ़ी कुछ भूल गया हूँ, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। एंड अभी जैसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे और वापस शुरू करना चाहिए सब चीज़ें पढ़ना, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू रीड ऑल दोज थिंग्स तो मेरा दिमाग उसी जोन में भागने लगता था, उसी चीज़ों के बारे में सोचने लगता था। एनीवेज, तो ये था रिव्यू इस किताब का। मुझे लगता है किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, मतलब इवन आप साइंस को नहीं जानते हो चाहे ना जानते हो, जितना मैंने साइंस के बारे में बताया वो सिर्फ इस किताब से नहीं है, बहुत सारी अलग अलग किताबों से है। मुझे ये किताब इसलिए पसंद है क्योंकि मैं आइंस्टाइन का बहुत फैन था, मैं फेनमैन का बहुत फैन था, मैं रॉजर पेनरोज, स्टीफन हॉकिंग्स, नील्स बोर, रदरफोर्ड, इन सब का बहुत फैन था। गैलीलियो से लेकर आइंस्टाइन तक मैंने सारी रिसर्च की हुई थी। गैलीलियो से न्यूटन के बारे में मैंने जो बायोग्राफीज़ हैं वो मुझे याद है कि एक बायोग्राफी थी जो मैं खरीदना चाहता था न्यूटन की, जो मैं नहीं खरीद पाया उस टाइम पे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी, और उसकी एक ही कॉपी थी यूनिवर्सल बुक स्टोर्स में जो लखनऊ में बहुत बड़ा बुक स्टोर है, और मैं उसको नहीं खरीद पाया। वो एक दिन कोई किताब उसको लेके चला गया था। मेरे साथ ये होता था कि मैं लाइब्रेरी में जब भी जाता था, मतलब जो बुक स्टोर था उसमें जाता था, और जो किताब मुझे अच्छी लगती तो मुझे लगता था कि दोबारा नहीं आएगी, तो मैं उसको कहीं छुपा देता था। पर कई बार लोग ढूंढ लेते थे, उसको वापस शेल्फ रख देते थे, तो कोई ना कोई उसे खरीद के ले जाता था। खैर, न्यूटन की वो किताब मैं आज तक पढ़ नहीं पाया, एंड इट वॉज हिज बायोग्राफी, और वो किताब मुझे दोबारा कहीं मिली नहीं। सो एनीवेज, दैट्स पुराने गम है मेरे। मैं पढ़ना चाहता था इसके बारे में, और मैं एक टाइम में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता था, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था थ्योरेटिकल फिजिक्स में, बट इंडिया में इसके बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ है नहीं, इंडिया में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं MIT जाना चाहता था, स्टैनफोर्ड जाना चाहता था, प्रिंसटन जाना चाहता था, उसके सपने देखता था एक टाइम में जब कॉलेज नहीं गया था अपने स्कूल टाइम में, कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर जाके रिसर्च करूँगा, आइंस्टाइन जैसा बनूंगा। जो न्यूटन जिस चेयर पर बैठता था UK में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में 300 साल बाद उस सेम कुर्सी पे स्टीफन हॉकिंग्स बैठता था, तो आई थॉट कि स्टीफन हॉकिंग्स के बाद मैं ही हूँगा जो जाके उस कुर्सी पे बैठेगा। एनीवेज, हम सब सपने देखते हैं बड़े बड़े, पर हो नहीं पाते पूरे। एनीवेज, तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब का। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी मुझे बताइए, इस बारे में कभी और बात करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट भी करिए कॉमेंट सेक्शन में, एंड आई विल टॉक अबाउट इट मोर। चलिए, बाय बाय।